अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज है 6 अगस्त 2022 और जो हम डॉन का एडिटोरियल करेंगे वो है इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो दूसरा एडिटोरियल हमारे पास आज आएगा वो आएगा एक्सटेंक्शन रिस्क्स। ठीक है, और ये तीसरा एडिटोरियल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कश्मीर प्लाइट कि जो वहाँ लोगों की हालत है, प्लाइट होता है हालत कंडीशन, तो वहाँ पे जो लोगों की हालत है उस हवाले से ये एडिटोरियल है। और ख़ास तौर पे किस तरह कि जी ये जब 5 अगस्त 2019 को जो है ना वो इन्होंने स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया था वहाँ पे इंडिया वालों ने इंडियन हेल्थ कश्मीर में, तो उसके बाद ये आज क्योंकि 6 अगस्त है तो इस बात को ये 3 साल हो गए हैं, तो थर्ड एनिवर्सरी मतलब 3 साल हो गए हैं और उसके बाद भी वो हालात चल रहे हैं, तो उस हवाले से ये एडिटोरियल था। ख़ासतौर पे उस चीज़ की के तनाजुर में है कि ये 3 साल जो हो गए हैं इन्होंने जब स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया था। अच्छा, अब इन बारी बारी हम तीनों एडिटोरियल की समरी चेक कर लेते हैं। अच्छा, इस तरह आपको पता है कि हर मंथ के बाद जो है ना वो मैं एक मंथली एडिटोरियल और ओपिनियन की फ़ाइल PDF में कंपाइल करता हूँ, इसकी डॉन की भी और ट्रिब्यून की भी। तो कल मैं आपसे जुलाई का जो है ट्रिब्यून और डॉन कि पूरी मंथली फ़ाइल तकरीबन 600-700 पेजेस की एक बनेगी ट्रिब्यून की और 600-700 सफ़े की कोई बनेगी आपकी डॉन की। ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा। और दूसरा मैंने कहना था कि आप मेरा बेशक पेड व्हाट्सएप ग्रुप 200 रुपीज़ वाला ज्वाइन करें ना करें, लेकिन फ्री ग्रुप जो हमारे हैं ना वो आप ज़रूर ज्वाइन कर लिया करें। तो क्योंकि मैं इसका गूगल ड्राइव का लिंक तो आपको यहाँ पे दे दूँगा उन फाइल्स का, लेकिन कुछ लोगों को इशू होता है डाउनलोड करने में, तो आप हमारा जो फ्री ग्रुप है व्हाट्सएप वाला वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मंथली फाइल्स वहाँ पर भी शेयर होती हैं और डॉन के जो PDF है ना वो रोज़ सुबह 9 बजे मैं अपने फ्री ग्रुप में भी शेयर कर देता हूं, तो वहां से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, मैं यूट्यूब के कमेंट में भी थोड़ी देर तक ये लिंक अपडेट कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का, और हमारा जो फेसबुक पेज है वहां से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको हम मज़ीद डिटेल से देख लेते हैं। अच्छा, इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग, अब आपको इस तरह पता है कि जी मीशत का हमारा बुरा तरीन हाल है। अभी हम उसमें नहीं जाते हैं कि भाई किसकी वजह से है, किस हुकूमत की वजह से है, किसको मौजूदा इल्ज़ाम ठहराया जाना चाहिए। बेसिकली इस एडिटोरियल में ये बात की गई है कि अब हमें क्या है रिस्ट्रक्चरिंग करने की ज़रूरत होगी। ये छोटे मोटे मतलब वक्ती तौर पर ना, क्योंकि हुकूमत होती है उससे पता होता है कि जी बड़ा ज़्यादा मेरे पे प्रेशर पड़ जाएगा, हमने अवाम में भी जाना है। फिर जितने नुमाइंदे होते हैं वो कहते हैं कि जी आप इतने ज़्यादा सख्त जो है ना वो कदम ना उठाएं, क्योंकि हमने फिर किस मुँह से हम वोट लेने जाएंगे। तो वक्ती तौर पर छोटे छोटे स्टेप्स लेके ना वक्ती तौर पे है ना मईशत को ठीक करने की कोशिश की जाती है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको रिस्ट्रक्चरिंग करने की ज़रूरत होगी, कि ऐसी रिस्ट्रक्चरिंग, ऐसे रिफॉर्म्स, ऐसे चेंजेस लाने पड़ेंगे जो क्या है सस्टेनेबल हो, देर पा हो। अभी इसमें स्टेप्स भी हम देखेंगे कि ये स्टेप्स लेते हैं कि आप उस प्रॉब्लम को टेम्प्रेरी तौर पे हल करने की कोशिश करते हो, आप वो चीज़ क्या है सस्टेन नहीं करती लंबे अरसे तक। तो उस हवाले से यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, कि आपने रिफॉर्म्स करनी है और वो ऐसी करनी है कि आपका जो है ना वो सस्टेनेबल हो, वो चीज़ क्या है सस्टेन करे। अच्छा, अब इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। उन्होंने कहा जी एवर सिंस ही वाज गिवन द टफेस्ट पॉसिबल टास्क ऑफ रिमूविंग पाकिस्तान फ्रॉम द पाथ ऑफ इकोनॉमिक कोलैप्स, फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल हैज़ हैड टू वॉक अ टाइट रोप। ठीक है, अच्छा अब कल मुझे ये भी कमेंट आया था कि जी जो ईडीएम होते हैं उसको ज़रा अलहदा मेंशन कर लिया करें, तो आज मेरी कोशिश होगी कि ईडीएम को हम अलग मेंशन कर सकें। अच्छा, उन्होंने कहा जब से ये है ना इसको सबसे मुश्किल टास्क दिया गया था कि जी पाकिस्तान को रिमूव करे, निकाले किस चीज़ से, वो जो इकोनॉमिक कोलैप्स है, माशी बिल्कुल तबाही है, वहाँ से निकाले। उस टाइम से लेके अब तक क्या है फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल हैज़ हैड टू वॉक अ टाइट रोप। ठीक है, तब से इसको क्या करना पड़ा है, हैड टू वॉक अ टाइट रोप। अच्छा, ये बहुत अच्छा ईडीएम है। इसका मतलब होता है कि इफ़ यू वॉक ट्रेड अ टाइट रोप यू हैव टू डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन, कि जब आपको एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करना पड़े तो वहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं कि वॉक अ टाइट रोप, कि जिस तरह मिफ्ता इस्माइल को है ना मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा कि मैं क्या स्टेप्स लूँ, क्योंकि हालात जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब थे उस टाइम पर। अच्छा, अब कह रहे हैं कि जी उन्होंने कहा जी तकरीबन 4 महीनों बाद ना वो क्रेडिट ले सकता है किस चीज़ का, स्टेविंग ऑफ द डेंजर ऑफ डिफ़ॉल्ट, के उसने जो है ना वो डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से निकाल लिया है मुल्क को। स्टेव ऑफ फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब होता है किसी चीज़ से रोकना, और ये ख़ासतौर पे यूज़ होता है किसी अनवांटेड, किसी ख़राब सिचुएशन से बचाना। तो उसने कहा जी इसको क्रेडिट दिया जा सकता है मिफ्ता इस्माइल को कि इसने क्या किया है, रोका है, बचाया है किस डेंजर से, किस खतरे से, इस डिफ़ॉल्ट के खतरे से। अच्छा, एटलीस्ट फॉर नाउ, कम से कम अभी के लिए, क्योंकि अभी जो है ना वो प्रॉब्लम दूर नहीं हुए हैं। और ये किस तरह उसने किया है, बाय अवॉइडिंग द पॉट होल्स। पॉट होल्स क्या होते हैं, प्रॉब्लम। अच्छा,
अच्छा, अब इसके जवाब में क्या हुआ है, उसने कहा उसको एक्सेप्ट करना पड़ा, तस्लीम करना पड़ा, बड़ी सख्त कंडीशंस जो लगाई गई थी आईएमएफ की जानिब से ताकि वो बेल आउट डॉलर्स ले सके। अच्छा, अब उस क्या क्या कंडीशंस थी जो मुफ्ता इस्माइल को माननी पड़ी पाकिस्तान गवर्नमेंट के बिहाफ पे, कि उसका मतलब था कि जी टैक्स बर्डन बढ़ाना पड़ा सैलरीड पीपल पे, कॉर्पोरेट्स पे, कंपनीज पे, और बहुत ज़्यादा जो है ना वो बढ़ानी पड़ी फ्यूल और पावर रेट्स, और रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ी, लिमिटेशन लगानी पड़ी इंपोर्ट्स को इन ऑर्डर टू ब्रिंग डाउन द करंट अकाउंट डेफिसिट, कि करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने के लिए है ना इसको इंपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ी, पाबंदियाँ लगानी पड़ी। कल में हमने एडिटोरियल देखा था कि किस तरह जब आप इंपोर्ट्स पे पाबंदियाँ लगाते हो तो आपके क्या है करंट अकाउंट डेफिसिट में बेहतरी होती है, तो वो यही बात यहाँ पे भी कर रहे हैं। अच्छा, फ्राइडे को क्या हुआ, मिस्टर इस्माइल ने ना ये अमीर इन्वेस्टर्स थे, बैंकर्स थे, स्टॉक होल्डर्स थे एट अ PSX फंक्शन। PSX क्या होता है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। वहाँ पे उसने क्या कहा, पाकिस्तान वाज नाउ हेडेड इन द राइट डायरेक्शन, कि पाकिस्तान जो है ना वो सही सिमत की जानिब गामज़न है, लेकिन बट इज़ दैट रियली द केस, लेकिन क्या वाकई ऐसा है भी? अब ये सवाल यहाँ पे पूछा है उन्होंने। उसने तो कह दिया कि जी वो हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जाए थे, लेकिन हमने किसी हद तक इसको ठीक कर लिया है, और अब हम जो है ना वो डिफ़ॉल्ट से बच गए हैं और हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन एडिटोरियल में सवाल उठाया क्या ऐसा है? उनका जितनी भी पॉलिसीज़ हैं और ये मुश्किल फ़ैसले हैं जो लागू किए गए थे PMLN लेड रूलिंग कोalition की जानिब से, उन्होंने अब तक ये क्या है, हैव सो फार ट्रांसलेटेड टू फायर फाइटिंग इन ऑर्डर टू रिवाइव द IMF प्रोग्राम। उन्होंने कई सारी कोशिशें थी फायर फाइटिंग के लिए। अच्छा, आप देखें, एक तो फायर फाइट ये होता है कि जी आग लग गई हो, आप जल्दी जल्दी बुझाने की कोशिश करते हो, लेकिन यहाँ पे क्या मुराद है कि आपको इसी ऐसी प्रॉब्लम को जो है ना वो जब आ जाए तो उसको हल करने की कोशिश करो, बजाय इसके कि आप उसको स्ट्रेटेजिकली डील करने की कोशिश करो कि भाई ऐसी प्रॉब्लम आए ही ना। तो इस तरह मैंने एडिटोरियल में आपको बताया था कि यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा जी जितने भी मसले थे IMF का प्रोग्राम बहाल करने के लिए, हम क्या कर रहे थे उसको फायर फाइटिंग के तौर पे उसको ले रहे थे, कि हम वक्ती तौर पे मसले का हल निकाल रहे थे। लेकिन अब क्या कह रही हैं, द गवर्नमेंट हैज़ नॉट sought to permanently tackle the inherent structural imbalances in the economy that lead to regular boom and bust cycles which keep bringing Pakistan back to the IMF store for a bailout. उन्होंने कहा गवर्नमेंट ने नहीं किया है इसको एक परमानेंटली मुस्तकिल तौर पर टैकल करने की कोशिश की है। जो हमारे स्ट्रक्चरल इम्बैलेंसेस थे कहाँ पे, इकॉनमी में, मईशत में, जो ले जाते हैं किसकी जानिब, रेगुलर एंड बस्ट साइकिल्स। अब जिनने थोड़ी सी भी इकनॉमिक्स पढ़ी उसको ज़्यादा डिटेल से पता होगा बूम एंड बस्ट साइकिल्स का। थोड़ा मैं जल्दी से बता दूं तो इसमें ये होता है कि जी इसमें हमें इकोनॉमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होती है डेट अकर्स रिपीटेडली, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं बूम एंड बस्ट साइकिल। ठीक है, तो आप इस तरह समझे कि जी थोड़े हालात ठीक होते हैं फिर क्या है ख़राब हो जाते हैं, बूम एंड बस्ट साइकिल्स। और वो क्या होता है जो पाकिस्तान को दोबारा ले जाता है IMF के दरवाजे पे बेल आउट के लिए, यानी कि वहाँ से किस्त लेने के लिए। तो ये यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आप वक्ती तौर पे है ना वो मसले को हल करने की कोशिश करते हो, लेकिन क्या है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं लाते। वही एडिटोरियल में कहा गया है कि आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। अच्छा, उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट के इकोनॉमिक स्ट्रेटजी को बताते हुए मिनिस्टर ने कहा कि उसकी प्रायोरिटी क्या है, तरजीह क्या है कि जी इसको फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल किया जाए और कम किया जाए, नैरो किया जाए करंट अकाउंट डेफिसिट को, ताकि वो बढ़ती हुई इंपोर्ट्स हैं उनको क्या है रोका जाए एटलीस्ट ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 months, कम से कम अगले 3 से 4 महीनों के लिए। और इस्तेमाल किया जाए इस पीरियड को कि एक्सपोर्ट्स में इजाफा किया जाए, क्योंकि ज़ाहिर जब हमारे पास एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे, तो हमारे पास जो है ना इंपोर्ट बिल बेहतर होगा और ज़ाहिर टर्न जो है ना वो हमारे पास करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ना वो भी हमारा कम हो जाएगा। वी आर ऑन द राइट ट्रैक एंड इफ वी कंट्रोल आवर इंपोर्ट्स फॉर 3 months वी कैन बूस्ट आवर एक्सपोर्ट्स थ्रू वेरियस मीन्स। उन्होंने कहा कि जी हम बिल्कुल सही सिमत में हैं और अगर हम अपनी इंपोर्ट्स को कंट्रोल किया अगले 3 महीनों के लिए तो हम बढ़ा सकते हैं अपनी एक्सपोर्ट्स को मुख्तलिफ ज़राए से। मिस्टर इस्माइल रिपोर्टेडली सेड एट द PSX सेरेमनी it is true the strategy has started to produce some positive results। उन्होंने कहा ये बिल्कुल बात ठीक है। मिस्टर इस्माइल ने कहा कि जी जो हमारी स्ट्रेटजी थी, जो हमारी हिकमत अमली थी, उससे क्या है मुस्बत नताइज आना स्टार्ट हो गए हैं। और किस तरह आए हैं, उन्होंने कहा जी हमारा ये जुलाई ट्रेड गैप था वो कम हुआ है 48% मंथ ऑन मंथ पे ड्यू टू द 38% डिक्रीज इन इंपोर्ट्स के 38% जो डिक्रीज़ हुई है इंपोर्ट्स में, उसकी वजह से जो है ना वो हमारे पास ट्रेड गैप जो है वो नीचे आ गया है। और ये बावजूद इसके है कि 24% जो है ना वो गिरावट आई है एक्सपोर्ट्स में। और उन्होंने कहा ये ट्रेंड उम्मीद है कि इस तरह बरकरार रहेगा इस महीने, और हम कह सकते हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली ये अगले कई महीने भी जारी रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा कि जी जो बिल्डअप हुआ है ऑफ रिकॉर्ड ऑयल स्टॉक्स जो हैं हमारे पास जून में वो मदद करेंगे बहुत हद तक नीचे लाने में, ये हमारा एनर्जी इंपोर्ट बिल है उसको। और इसके अलावा उन्होंने कहा ये डर है रिसेशन का डेवलप्ड इकॉनमीज़ में, उससे भी उम्मीद है कि जी ग्लोबल ऑयल यह है वो चीपर होगा गोइंग फॉरवर्ड आगे चल के, और इसकी वजह से है ना वो हमारा जो इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा होता है उसमें क्या है कमी होगी। उन्होंने कहा फिर हम इसको एज्यूम कर सकते हैं जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो श्रिंक होगा, कम होगा ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ, अगले कुछ महीनों में। ठीक है, अच्छा उन्होंने कहा
अच्छा, अब कुछ जो है ना उन्होंने कहा जी वो डिसएग्री करेंगे कि भाई ये स्ट्रेटजी ठीक है कि नहीं अभी के लिए, लेकिन उन्होंने कहा ये दिस इज़ नॉट अ सस्टेनेबल सोल्यूशन टू द लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रक्चरल इश्यूज फेसिंग द इकॉनमी, कि ये सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है कि आपने ये लॉन्ग स्टैंडिंग अरसे से ऐसे इश्यूज स्ट्रक्चरल इश्यूज जो हमारी मीशत को इनका सामना है उसको हमने क्या है डील नहीं किया है। वी विल नॉट बी आउट ऑफ द वुड्स। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा एरिया है, आउट ऑफ द वुड्स। आउट ऑफ द वुड्स का मतलब होता है किसी अपने आप को किसी डेंजर और डिफिकल्टी से बाहर करना। उन्होंने कहा ये हम जो छोटे मोटे स्टेप्स ले रहे हैं ना फायर फाइटिंग के तौर पे, ये हमें आउट ऑफ द वुड्स नहीं लेके जाएंगे, हमें मुश्किलात से बाहर नहीं निकालेंगे अनलेस जब तक वी डिसाइड टू डील विद सच स्ट्रक्चरल इम्बैलेंसेस एज वेरी लो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी। उन्होंने कहा जब तक हम नहीं डील करेंगे इतने जो है ना स्ट्रक्चरल इम्बैलेंसेस को, क्योंकि उन्होंने कहा ये एक तो ये हमारी ये बड़ी कम है एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी, और फिर हमारा अनसस्टेनेबल टैक्स टू जीडीपी रेशियो है, और ये कितना है जस्ट ओवर 9%। फिर पुअर डॉक्यूमेंटेशन है ऑफ इकोनॉमी की, फिर वेस्टफुल पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर है, इनएफिशिएंट स्टेट ओन्ड बिजनेसेस हैं, और एक्सक्लूजन है वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल का, कहाँ से, फाइनेंशियल सिस्टम से। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जी जब तक जो है वो उन्होंने कहा हम आउट ऑफ द वर्ड्स नहीं होंगे, हम जब तक प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक हम ये सारी प्रॉब्लम्स जो मैंने बताई है इसको हम जो है वो क्या है इसको हम डील नहीं करते। ठीक है, इसको सही तरीके से डील नहीं करते सैडली। लेकिन अफसोस की बात यह है द गवर्नमेंट हैज़ सो फार शो नो साइंस ऑफ एड्रेसिंग दिस इशूज़, कि गवर्नमेंट ने अब तक जो है ना कोई भी साइन नहीं दिखाए हैं कि इन इशूज़ को एड्रेस किया जाए, इस मसले का क्या है हल निकाला जाए। तो बेसिकली इस पूरे एडिटोरियल का अगर एक लाइन में हम समराइज में कर सकूँ तो इसमें यह है कि वो कह रहे हैं कि जी आपने ऐसे स्टेप्स नहीं लेने के महीने 2 महीने के लिए है ना वह मीशत में बेहतरी ले आए, क्योंकि हमारे पास वही बूम एंड बस्ट साइकिल आते रहेंगे। आपको क्या है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोचना होगा, और आपको सोचना होगा कि देर पा जो हम अपनी मीशत है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। आपने वक्ती जो है ना उसको सुधार लाने की मीशत में कोशिश नहीं करनी। ठीक है, अच्छा अब पहले ये तीसरा एडिटोरियल वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले हम वो देख लेते हैं कश्मीर स्प्लाइट कि वहाँ पे कश्मीर में इस सारे लोगों की हालत है, उस हवाले से बात करें कि 3 साल हो गए हैं जब से ये स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया था इंडिया ने यहाँ पे IHK में। उन्होंने कहा 3 years after the BJP-led government in New Delhi made its ill-advised move to do away with the autonomous constitutional status of Al Kashmir, normality awaits the region। उन्होंने कहा 3 साल बाद ये BJP-led गवर्नमेंट थी न्यू दिल्ली में made its ill-advised move। ill-advised होता है नॉट सेंसिबल, वाइस और प्रूडेंट के, उनका जो फैसला था ये क्या है सेंसिबल नहीं था, अक्लमंदाना नहीं था, और क्या है प्रूडेंट नहीं था, और वो क्या था मूव टू डू अवे विद। डू अवे विद होता है किसी चीज़ को रिमूव करना और किसी चीज़ को ख़त्म करना, और वो क्या फैसला था कि उन्होंने ख़त्म किया था ऑटोनमस कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किसका, हेल कश्मीर का। नॉर्मेलिटी अवेट्स द रीजन, उनका जो नॉर्मेलिटी है मतलब रूटीन है वो क्या है अवेट्स द रीजन कि वो वहाँ पे नहीं है नॉर्मेलिटी। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ जो है ना वो इन्होंने बिल्कुल ख़राब करके रख दी जब इन्होंने 3 साल पहले वहाँ पे इसका स्पेशल ऑटोनमस कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है कश्मीर है उसका क्या है ख़त्म किया। अच्छा, उन्होंने कहा दर हकीकत दरअसल यो है ना सफोकेटिंग स्टेटस को प्रवेल्स के बिल्कुल वहाँ पे आप देखें ज़िंदगी बिल्कुल अजीरन करके रख दिया, तो वहाँ पे कह रहे हैं कि स्टेटस को वो वहाँ पे प्रिवेल करा, ये क्या है बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग है, क्योंकि जो कश्मीरीज हैं चीफ अंडर इंडियन रूल। ठीक है, चीफ होता है जो आप बहुत ज़्यादा गम गुस्से में होते हो, आप क्या है आप नाराज़ होते हो। ठीक है, साथ ही आप गम गुस्से में भी होते हो नाराज़ भी होते हो, तो जिस तरह वहाँ पे इन्होंने हालात किए हैं 3 सालों में, तो कश्मीर यकीनन बहुत ज़्यादा क्या है वो नाला हैं इस सारी सिलसिले से। अच्छा, उन्होंने कहा जी वो टॉप पोलिटिकल लीडरशिप है पाकिस्तान में, प्राइम मिनिस्टर से लेके वेड इन ऑन फ्राइडे। वेड इन भी एक अच्छा हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसका मतलब होता है कि जब अपना ओपिनियन देना किसी चीज़ बारे में डिस्कशन और आर्ग्यूमेंट में हिस्सा लेना। तो जो हमारे थे टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर से लेकर नीचे तक उन सारों ने क्या है सारी डिस्कशन की फ्राइडे में कि जी हम मार्क कर सकें इस ग्रिम एनिवर्सरी को, क्योंकि कल जैसे मैंने आपको बताया कि जी 5 अगस्त था 3 साल हो गए, तो उन्होंने इसको मार्क किया। ये ग्रिम एनिवर्सरी थी, मतलब बिल्कुल तारीख जो है ना इसमें हमें कोई क्या है रोशन पहलू नज़र नहीं आता 3 साल गुजरने के बाद, तो वहाँ से इन्होंने बात की है। कह रहे हैं जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कंडेम इंडियाज अनब्राइडल्ड फोर्स while Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari highlighted the shocking fact that hundreds of Kashmiris had been killed since 5th August 2019। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने उन्होंने बिल्कुल इसकी मजम्मत की इंडिया की अनब्राइडल्ड फोर्स की। अनब्राइडल्ड फोर्स होती है अनकंट्रोल्ड अनकंस्ट्रेंड फोर्स जो इस्तेमाल करते हैं, उसकी भी उन्होंने मजम्मत की। जबकि फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी थे, उन्होंने हाईलाइट किया, इसको उजागर किया, ये शॉकिंग फैक्ट था कि जो सैकड़ों की तादाद में कश्मीरीज थे उनको मारा गया था कब से 5 अगस्त 2019 से। अच्छा, और ने कहा कि जी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान lambasted international community's selective morality as many self-proclaimed champions of human rights turn a blind eye to the suffering of the Kashmiris। अच्छा, यहाँ पे बड़ा अच्छा एक इडियम और एक
वोकैबलरी का वर्ड यूज़ हुआ है। पहले हम लैम्बास्टेड देख लेते हैं। लैम्बास्टेड होते हैं किसी को आप बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम लैम्बास्टेड का लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ हुआ है। और टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब होता है कि आप जो है ना आपको पता भी हो कोई काम गलत है, लेकिन क्या है आप उस चीज़ पे तवज्जो ना दो। अभी इसको हम देख लेते हैं कैसे यूज़ हुआ है। उन्होंने कहा जी हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, लैम्बास्ट किया किसको, इंटरनेशनल कम्युनिटी की सिलेक्टिव मॉरलिटी को। क्योंकि एक तरफ जो आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हो, कश्मीर में निहत्तर लोगों को शहीद किया जा रहा है, फ़लस्तीन में किया जा रहा है, वहाँ पे आप इस तरह बोलते हो। और जब जो आपकी क्या है सिलेक्टिव मॉरलिटी होती है दूसरी जगह कहीं होते हैं, वहाँ पे तो एक शख्स की भी जान आपके लिए बड़ी कीमती होती है। और यहाँ पे जो है ना नहते इतने ज़्यादा लोगों के जानों से इज़्ज़तों से खेला जाता है, और वहाँ पे जो है ना कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो उस हवाले से इमरान खान ने है ना तनकीद की इंटरनेशनल कम्युनिटी की सिलेक्टिव मॉरलिटी की। क्योंकि होना तो ये चाहिए कि अक्रॉस द बोर्ड अगर आप कहते हो कि जान कीमती है तो जान हर एक की कीमती है, लेकिन उसने तनकीद की किस पे, सिलेक्टिव मॉरलिटी की, कि इसको तो आप भूल जाते हो, इंडिया को ये जुल्म कर रहे हैं और इसराइल को ये फ़लस्तीनियों पे जुल्म करते हैं। तो इस सिलेक्टिव मॉरलिटी की इमरान खान बात कर रहे थे। एज मैनी सेल्फ प्रोक्लेम चैंपियंस ऑफ ह्यूमन राइट्स टर्न अ ब्लाइंड आई टू द सफरिंग ऑफ द कश्मीरीज। क्योंकि कहने का वो जो सेल्फ प्रोक्लेम चैंपियन ऑफ ह्यूमन राइट्स अपने आपको बड़ा दावेदार कहते हैं कि जी इंसानी हकूक़ का नंबरदार होने का, वो क्या करते हैं, टर्न अ ब्लाइंड आई टू द सफरिंग ऑफ द कश्मीरीज। तो वो क्या करते हैं, बिल्कुल इस तरह जाहिर करते हैं जैसे उन्होंने देखा ही नहीं उसको, ट्रेंड नॉट टू नोटिस किस चीज़ को, ये सफरिंग है, इनको सबूतें बर्दाश्त करते हैं कश्मीरीज। और इनका वाइल इंडियंस आर क्विक टू इंडिपेंडेंट and while Indians are quick to dismiss Pakistan's concerns over Kashmir as propaganda, many independent voices have also slammed New Delhi's brutal campaign in the disputed valley। उन्होंने कहा जहाँ पे इंडियंस है ना बड़ा उन्होंने जल्दी है ना इस रद्द कर दिया पाकिस्तान के खदशात थे कश्मीर को लेके। उन्होंने कहा कि एक प्रोपोगंडा है, लेकिन कई इंडिपेंडेंट वॉइसेस हैं, आवाज़ें हैं, वही उन्होंने बड़ा इसको कंडेम किया है। न्यू दिल्ली के जो ब्रूटल कैंपेन इन्होंने चलाई हुई है डिस्प्यूटेड वैली में। फॉर एग्जांपल ख़ासतौर पे जो ह्यूमन राइट्स वॉच है उसने एक डॉक्यूमेंट जो है ना वो रिलीज़ किया है, उसमें 3rd एनिवर्सरी के मौके पे ना उन्होंने डॉक्यूमेंट जारी किया है। किसने, ह्यूमन राइट्स वॉच ने। और इसने क्या कहा है, उसमें उन्होंने बताया है कि जिस तरह इंडिया जो है ना वो हद से तजावज़ कर रहा है ऑक्यूपाइड कश्मीर में। और इंटरनेशनल वॉच डॉग सेज क्या कहता है, न्यू दिल्ली हैज़ इंटेंसिफाइड अ क्रैकडाउन ऑन मीडिया एंड सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, कि उसने बिल्कुल ना शिद्दत इख्तियार कर लिया है। ये क्रैकडाउन है किस पे, मीडिया पे और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स पे। और जब इसने जो है ना डिमांड किया इंडियन अथॉरिटी से कि वो ख़त्म करे असॉल्ट फंडामेंटल फ्रीडम्स का, ठीक है। The International Watchdog says New Delhi has intensified a crackdown on media and civil society groups while it has called on India। तो इन्होंने कहा है कि जी आप जो फंडामेंटल फ्रीडम्स पे जो असॉल्ट है उसको क्या ख़त्म किया जाए, ऐसा कहा है इंटरनेशनल राइट वॉचडॉग ने, ठीक है। अच्छा, अब आगे अगर हम देखें तो उन्होंने कहा जी यो रोड टू पीस है कि अगर अमन लाना है साउथ एशिया में तो रन थ्रू कश्मीर। तो आपको क्या है उसको पहले कश्मीर को मसला हल करना पड़ेगा, उसके बगैर हम ये नहीं कह सकते कि जनूबी एशिया में जो है वो अमन आ सकता है। और ये तभी आ सकता है कि अगर हम लोगों को जो डिस्प्यूटेड रीजन के लोग हैं उनको ड्यू राइट्स से उनके हकूक दें। दैट द डेकेड्स ओल्ड टॉक्सिसिटी डोमिनेटिंग द सबकॉन्टिनेंट कैन गिव वे टू लेस कॉम्बैटिव फ्यूचर, ठीक है। तो ये जो सालों से जो है ना ओल्ड टॉक्सिसिटी थी जो डोमिनेट कर रही है सब कॉन्टिनेंट में, कैन गिव वे टू, वो जगह दे किसे, लेस कॉम्बैटिव फ्यूचर, कि हमें मुस्तकबिल में है ना इतना ज़्यादा वो ना देखने को मिले, आप कह लेंगे जी तसादुम ना देखने को मिले मुस्तकबिल में, ठीक है। अच्छा, और कह रहे हैं जी बदकिस्मती से ये पॉइजनस नेशनलिज्म है मिक्स्ड विद रिलीजियस जिंगुइज्म दैट ड्राइव्स द बीजेपी विल नॉट अलाउ इंडियाज रूलर्स टू सी द एडवांटेजेस ऑफ रिजॉल्विंग द कश्मीर डिस्प्यूट पीसफुली। लेकिन उन्होंने कहा ये जो जरील आप नेशनलिज्म है, जो अगर बीजेपी देखो जिस तरह वो कहते हैं कि नहीं जी सिर्फ हिंदुओं को ही रहने का अख्तियार है, वही क्या है सबसे सुप्रीम है, और उसके लेके वो जो आइडियोलॉजी है बीजेपी की वो नहीं अलाउ करेगी, वो नहीं इजाज़त देगी इंडिया के रूलर्स को कि वो देखें कि क्या फ़ायदे हैं इस सारे मसले को हल करने के कश्मीर डिस्प्यूट के हवाले से अमन के साथ। अच्छा, और उसमें उन्होंने कहा कि जी वो नहीं देखेंगे कि जी पीसफुली डिस्प्यूट को हल किया जा सके विद इनपुट फ्रॉम ऑल 3 स्टेक होल्डर्स के बातचीत करके तमाम 3 लोगों से जो क्या है डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं, जैसे पाकिस्तान, इंडिया एंड कश्मीरीज। बजाय इसके इंस्टेड इंडिया की कोशिशें हैं कि चेंज किया जाए हेल रीजन्स डेमोग्राफी को। इस पर भी मैं बहुत ज़्यादा एडिटोरियल किए हैं कि किस तरीके से है ना वहाँ पे इंडिया में लेके आए, वहाँ पे लोगों को वहाँ पे मुलाजमतों में हिस्सा दिया, और वहाँ पे पूरी की पूरी क्या है डेमोग्राफी ही चेंज कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं उसके यूनिक स्टेटस को, किस तरह ये कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रिकरी के ज़रिए, और इसने हालात को क्या है मज़ीद ख़राब बना दिया है। उन्होंने कहा अगर न्यू दिल्ली ये समझता है कि वो ख़त्म कर देगा कश्मीरी की फ्रीडम स्ट्रगल को इस तरह की बहुत ज़्यादा फोर्स इस्तेमाल करके, तो यकीनन वो गलती पे हैं, क्योंकि ये अप्रोच जो है ना वो पहले भी फेल हुई है पिछले 3 दहाइयों में। और ये मज़ीद ये कह रहे हैं कि जी इंडिया के रूलर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि आवाज़
दबाई जा सके। और मॉडरेट वॉइसेस हैं कश्मीरी लीडरशिप की, जैसे कि यासीन मलिक की, किस तरह थ्रू डिटेंशन उसको गिरफ्तार करके एंड इम्प्लीकेशन इन डूबियस केसेस, या उसको है ना वो इम्प्लीकेट कर रहे हैं डूबियस केसेस में, मतलब वो नहीं भी केसेस होते तो वहाँ पे बना के क्या है उसको इम्प्लीकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका इंडिया को ज़रूरत है इंगेज करे कश्मीरीज़ को और साथ ही साथ पाकिस्तानीज को भी, ताकि इस रिजॉल्व किया जा सके इस एम्ब्रोलियो को। एम्ब्रोलियो होता है एक्सट्रीमली कंफ्यूज, कॉम्प्लिकेटेड और एम्बैरसिंग सिचुएशन, और यहाँ पे जी हमारे पास क्या है साइलेंट होता है, एम्ब्रोलियो पढ़ते हैं सिर्फ, ठीक है। और नरेंद्र मोदी के प्रेडिसेसर थे एंड फेलो संग डिवोटी अटल बिहारी वाजपेयी के क्लोज टू रिजॉल्विंग द कश्मीर क्वेश्चन। उन्होंने कहा ये नरेंद्र मोदी से पहले थे इसके फेलो संग डिवोटी अटल बिहारी वाजपेयी, वो करीब थे इस रिजॉल्व करने को इस कश्मीर क्वेश्चन को। कहाँ पे? आगरा समिट में। अब सवाल एंड में ये पूछ रहा है, उस पर एडिटोरियल खत्म कर रहा है, कैन मिस्टर मोदी चूज अ सिमिलर पाथ इंस्टेड ऑफ वॉकिंग ऑन प्रेजेंट डिस्ट्रक्टिव वन। क्या उन्होंने कहा मोदी उसी रास्ते का इंतखाब कर सकता है जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, बजाय इसके कि वो पाथ, वो रास्ता जिस पे अभी चल रहा है मोदी, जो क्या है बड़ा तबाहकुन है। तो अब यहाँ पे कश्मीर में इसकी 3rd एनिवर्सरी आई थी 5 अगस्त 2022 को, ये 3 साल हो गए। तो उस वाले से उन्होंने बताया था कि अभी तक किस तरीके से इंडिया जो है ना वो अपनी हटदर्मी कायम रखे हुए है और वहाँ पे जुल्म सितम जारी है, और किस तरीके से वहाँ कोशिश की जा रही है कि वहाँ पे डेमोग्राफी को चेंज किया जा सके, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा एडिटोरियल हम देख लेते हैं, वो इतना अहम तो नहीं है लेकिन खैर देख लेते हैं। एक्सटेंशन रिस्क्स है हमारे पास, ठीक है, कि ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल जिनका ख़त्म होने का ख़तरा है। तो वहाँ पे उन्होंने कहा है कि जी हम रिस्क पे होंगे कि हम नेचुरल ट्रेजर्स को है ना वो खो दें इससे पहले कि हमें चांस मिले कि हम उसको मुकम्मल तौर पे अप्रिशिएट कर सकें कि ये चीज़ें हमारे पास हैं। अच्छा, अब ये क्या है, एक एनालिसिस कंडक्ट किया है नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, और उन्होंने कहा है कि जी बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ जो है ना वो एक रिस्क ऑफ एक्सटेंशन है, ख़त्म होने के रिस्क पे हैं दैन दोज ऑलरेडी लिस्टेड ऑन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स रेड लिस्ट। तो उन्होंने कहा इससे अलावा भी बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ हैं जो क्या है ख़त्म होने के ख़तरे पे हैं। और ये क्या करते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स रेड लिस्ट, ये ट्रैक करते हैं वो वाली थ्रेटेंड स्पीशीज़ और मदद करते हैं कि अवेयरनेस को ये है ना उसको उजागर किया जाए, किस हवाले से, उनकी कंडीशंस के हवाले से, फ्लाइट के हवाले से। अच्छा, और उनका ये कई ऑफ द रिडार स्पीशीज़ ऑफ द रिडार मतलब इतनी वो हैं मतलब जिनको हम ज़्यादा क्या है नोटिस नहीं करते। तो उन्होंने कहा वो ऐसे रीजन्स में रहती हैं और उनको क्या है सिमिलर थ्रेट्स का सामना है उन स्पीशीज़ को जो लिस्ट की गई हैं IUCN की जानिब से कि वो क्या है इंडेंजर्ड है, यानी एक्सटेंट होने के करीब हैं। और इसमें उन्होंने बताया कि जी यहाँ पे इन्होंने कंडीशंस वगैरह के वाले से बात कर दी है कि जी चेंजिंग क्लाइमेट कंडीशंस है, ह्यूमन इंक्रोचमेंट ऑन देयर हैबिटेट है, यूज़ ऑफ डेंजरस पेस्टिसाइड है, थ्रेट फ्रॉम अदर स्पीशीज अमंग अदर्स है। और उसमें उन्होंने कहा है कि जी तो ये सारे वजूहात हैं जिनकी वजह से ये है ना वो अगर हम देखें ये आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, बाकी थोड़ा सा हम इसको आगे से देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने कहा जी पाकिस्तान जैसे कंट्री में है ना वो विच इज़ ओनली जस्ट स्टार्टिंग टू वेक अप टू द ब्रेथ टेकिंग डाइवर्सिटी ऑफ इट्स नेचुरल एंडावमेंट्स, द फाइंडिंग ऑफ द एनालिसिस आर अनलाइकली टू कॉज मच ऑफ अ स्टर। अच्छा, उन्होंने कहा यो भी इनकी फाइंडिंग आई हैं कि भाई जी बहुत ज़्यादा जो स्पीशीज़ हैं वो एक्सटेंट होने के करीब हैं। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान पे है ना वो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम इतना ज़्यादा आप कह लेंगे जी भौचाल नहीं आएगा कि हम कहेंगे जी सारी चीज़ें ख़त्म होने को हैं, ठीक है, सवाए इसके कि कुछ जो स्मॉल कम्युनिटी है एंथुजियास्ट की, साइंटिस्ट की और रिसर्चर्स की, वो पढ़ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी मुल्क में। तो इसके अलावा उन्होंने कहा इतने ज़्यादा लोग जो है ना इस चीज़ में क्या है इंटरेस्टेड नहीं होंगे। और उन्होंने कहा ये क्या है, दिस इज़ अ शेम, ये एक शर्मनाक बात है, और क्योंकि हम रिस्क पे होंगे ऑर्गेनिजम्स को लूज़ करने के। और उसमें कौन कौन शामिल है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई है, विदाउट एवर गेटिंग अ चांस टू स्टडी एंड लर्न मोर अबाउट देम। और क्या है बगैर इस चांस के जी हम उसको स्टडी कर सकें वो क्या चीज़ें एक्सटेंट हो जाएंगी। बदकिस्मती से उनका देखते हुए हमारी लिमिटेड रिसोर्सेस हैं बोथ ह्यूमन एंड मटेरियल। उन्होंने कहा हम जो है ना वो we may never be able to fully uncover the many wonders hiding in the nooks and crannies of the country। nooks and crannies होता है कि बड़े दूर दराज चीज़ें जो क्या है नज़रों से ओझल हों, ठीक है। तो उन्होंने कहा हम इस चीज़ को अप्रिशिएट ही नहीं कर सकेंगे, कई चीज़ें जो क्या है हमारी नज़रों से ओझल हैं। और उसमें क्या क्या शामिल है, फ्रॉम द वास्ट माउंटेन्स इन द नॉर्थ डाउन टू द वार्म सीज इन द साउथ। अच्छा, उन्होंने कहा जी स्कूल्स हैव स्टार्टेड होल्डिंग ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स टू एजुकेट चिल्ड्रन अबाउट आवर चेंजिंग वर्ल्ड। उन्होंने कहा स्कूल्स ने शुरू कर दी हैं कि वो ट्री प्लांटेशन के ड्राइव्स चला रहे हैं ताकि एजुकेट किया जा सके बच्चों को हम अपने जो चेंजिंग वर्ल्ड है उसके बारे में। और हम मतलब कह रहे हैं उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे बच्चे हैं वो क्या है वो विल आल्सो बी पुश टू डेवलप अ हेल्दी क्यूरियोसिटी अबाउट पाकिस्तान्स फ्लोरा एंड फौना, कि जी वो उनमें क्यूरियोसिटी डेवलप होगी, इंटरेस्ट डेवलप होगा इन बच्चों में जो पाकिस्तान के फ्लोरा एंड फौना से मुतल्लिक हैं। फ्लोरा एंड फौना होता है एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है।
एंड डेवलप एन इंटरेस्ट इन एक्सप्लोरिंग एंड डॉक्यूमेंटेड, और उनमें क्या है, एक डेवलप होगा इंटरेस्ट, शौक पैदा होगा कि उसको एक्सप्लोर करें और डॉक्यूमेंट करें। तो उन्होंने कहा कि जी हालात, तो ये जो रिपोर्ट आई है उसमें तो उन्हें बताया गया बहुत ज़्यादा जो स्पीशीज़ हैं वो एक्सटेंशन के करीब हैं, लेकिन उनका पाकिस्तान में सवाए कुछ लोगों के है ना ज़्यादा लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने एंड में बताया कि जी बच्चों के ज़रिए है ना वो जो चेंजिंग वर्ल्ड है उसके हवाले से जो है ना वो उजागर करने की ये है ना अवेयरनेस फैलाई जा रही है। और उन्होंने कहा ये जो क्यूरोसिटी है पाकिस्तान के फ्लोरा एंड फौना से मुतल्लिक, तो ये उम्मीद है कि ये डेवलप करेगा इंटरेस्ट उन बच्चों में ताकि वो इसको एक्सप्लोर करें और डॉक्यूमेंट करें। ठीक है, तो बेसिकली वो हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल थे। एक तो ये इकनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग था कि जी किस तरह आपने है ना वो सस्टेनेबल रिफॉर्म्स लेके आनी है मईशत के हवाले से, और हमारे पास ये तीसरा था, ये तीसरी एनिवर्सरी आई है जब इन्होंने स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया था इंडियन हायर कश्मीर वहाँ लोगों का, तो उस हवाले से कश्मीर फ्लाइट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इसको देख लीजिएगा। बाकी व्हाट्सएप का ग्रुप का मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी मैं मेरी कोशिश होगी कि कल मैं आपको ना गूगल ड्राइव का भी लिंक दे दूँ कि कुछ लोग नहीं चाहते व्हाट्सएप जो नहीं यूज़ करते, तो वो उनको मैं यूट्यूब पे भी गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा, तो वो आपकी मर्ज़ी है, चाहे वहाँ से ले लें और चाहे आप व्हाट्सएप ग्रुप से ले लें। ठीक है, तो इस तरह मैंने आपको बताया था पेड ग्रुप ज्वाइन करें ना करें, 200 रुपीज़ पर मंथ वाला फ्री ग्रुप हमारा ज़रूर ज्वाइन कर लें। उसमें लिमिटेड मैसेज होंगे पूरे महीने, लेकिन जो है ना वो रोज़ कम अज़ कम एडिटोरियल और ओपिनियन सुबह 9 बजे, और मंथ ख़त्म होने पर आपको मैं मंथली फ़ाइल जो है ना वो ज़रूर कंपाइल करके दूँगा। और कल मैं आपको वो भी एक वीडियो बनाऊँगा कि वो किस तरीके से आपको जो है ना वो डेटा सर्च करने में मदद कर सकता है जो मंथली फाइल्स होती हैं। और मेरी कोशिश होगी जनवरी से लेके जो है जुलाई तक वो सारी कंपाइल कर दूं। और उसमें एक चीज़ मुझे आप बता दीजिएगा कि जी वो सारे इकट्ठा कंबाइन करूं या मंथ वाइज कंबाइन करूं, तो वही ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।